जय तो संस्कृतम। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मैं अजय पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज संधि प्रकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि में आने वाली ऋतु संधि के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। ऋतु संधि का सूत्र है ससजुषोरो। सबसे पहले सूत्र की व्याख्या देखते हैं। सूत्र कहता है यदि पदांत सकार हो, मतलब किसी भी पद के अंत में स आया, ठीक है, या सजुष शब्द का षकार हो, ठीक है, सजुष शब्द आया हो, सजुष माने होता है मित्र, सजुष शब्द का षकार हो, मूर्धन्य स हो, या फिर किसी पद के अंत में आया हुआ स, ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर रु आदेश हो जाता है। संधि का बस इतना मतलब कि किसी भी पद के अंत में यदि सकार आया हो, स आया हो, या फिर सजुष शब्द के अंतर्गत मूर्धन्य स आया हो, तो इन दोनों के स्थान पर रु आदेश हो जाता है, ठीक है। संधि का यही अर्थ है। अब थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कविस धन अयम। संधि जब भी होगी दो पदों का होना जरूरी है और उन दो पदों के अंतिम वर्णों में ही संधि होगी, ठीक है। अब ये कविस कहाँ से आया? सबसे पहले इसके पूर्व हम थोड़ा चलते हैं। हमको कवि शब्द मिला, यह एक प्रातिपदिक है, ठीक है। इस कवि शब्द को प्रथमा एक वचन में जब हमको कहना होगा तो इसमें हम सु प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। अब सु में उ है, सु में उ है, इस उकार की इत संज्ञा हो जाएगी उपदेश अजन्मासिक से। उ खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा? क वि स। ये रूप हमको मिला कविस, ये रूप यहाँ मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद अयम शब्द आया है, कविस के बाद अयम शब्द आया है, तब क्या होगा? तो सूत्र आपने पढ़ा है कि ससजुषोरो, किसी भी पद के अंत में यदि सकार आया हो या सजुष शब्द का षकार आया हो तो उसको रु आदेश हो जाएगा। अब यहाँ सा को कौन सा आदेश होगा? रु आदेश हो जाएगा। बनेगा क वि रु धन अयम, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं रु में उ है, उ है कि नहीं? अब इस उकार की संज्ञा हो जाएगी किससे? उपदेश जन्मनासिक से। उपदेश जन्मनासिक से एक संज्ञा हो जाएगी और तत्सलोप से लोप होकर के दर्शन हो जाएगा, उ खत्म हो गया। क्या बना फिर? क वि र। इसके बाद क्या है? अयम। ये हलन थोड़ा सा अलग से लगाया जाता है, ठीक है। फिलहाल ये हलन ही समझिएगा। ये हमारे लेखन की आदत जो है वो बिगड़ गई है, हम डायरेक्ट कैसे कर देते हैं, ये गलत है। अलग से हलन आपको लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो क वि र और अयम, यह दो पद आ गए। अब यहाँ समस्या ये है, एक संधि और आती है, आगे आएगी अगली संधि। अब तो उसका सूत्र है, ठीक है। उस सूत्र का, उस संधि का नाम है उत्तो संधि, ठीक है। उत्तो संधि कहती है यदि रा के पहले ह्रस्व आ हो और इसके बाद भी ह्रस्व आ हो तो इस रा को उ आदेश हो जाता है, ठीक है। और उसके आगे सूत्र आएगा हसीच, वह कहता है कि रा के पहले ह्रस्व आ हो या इसके बाद हस प्रत्याहार का वर्ण हो तब भी रा को उ हो जाता है। कंडीशन देखिए, यहाँ रा के पहले क्या है? ई है, और इसके बाद क्या है? रा है, और इसके बाद आ आया है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो हमें कहना यह है कि अगर र के
पहले ह्रस्व आ ना हो। क्या नहीं होना चाहिए? ह्रस्व आ। रा के पहले ह्रस्व आ ना हो, और रा के बाद ये कंडीशन, रा के पहले ह्रस्व आ ना हो, ठीक, और रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो, ये दोनों ना हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हो, रा के पहले ई आ जाए, ए आ जाए, ऐ आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, रा के पहले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, और रा के बाद खर प्रत्याहार के अलावा कोई भी वर्ण आ जाए, तब क्या होगा? इस रा की जगह पर र ही आदेश होता है, मतलब र ही रह जाता है। यही क्या है? रुत्व संधि है, कि जब रा की जगह पर र ही रह जाए, वही क्या है? रुत्व संधि। बात समझ में आई नहीं? अगर रा के पहले ह्रस्व आ हो जाएगा तो यहाँ रुत्व संधि हो जाएगी, ठीक है। अगर रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाएगा तो आप जान रहे हैं कि खरवसानी और विसर्जनीय है, कि अगर अवसान हो पद के अंत में, या तो अवसान हो, इसके बाद कोई कुछ न कहना हो, एक शर्त ये, या फिर इसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो इस रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। वही वो कहना चाह रहा है कि अगर रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो, या फिर रा के पहले ह्रस्व आ ना हो, तब क्या होगा? इस रा की जगह पर रा ही रह जाता है। तो यहाँ क्या स्थिति क्या बनेगी? स्थिति ये है यहाँ कि रा के पहले ह्रस्व आ नहीं, ठीक है ना, और रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण भी नहीं है, तो इस रा को रा ही रहना है। तो क्या बनेगा? क वी, रा जो है आ में मिल जाएगा, रा पूरा हो गया, रयम। ये बात समझ में आई कि नहीं? जो रा के पहले आ और रा के बाद खर प्रत्याहार, अगर रा के पहले ह्रस्व आ जाएगा ना, तो वहां वो तो संधि हो जाएगी, इसलिए ये कह रहा है, तब वो तो नहीं रह जाएगा। और रा के पहले अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाएगा, वहां विसर्ग संधि हो, खरवसानी और विसर्जनीय हो जाएगा, ठीक है ना। रा की जगह पर विसर्ग हो जाएगा, तब भी रुत्व नहीं रहे। अगर रुत्व संधि रहना है तो रा के पहले आपको ह्रस्व आ, मतलब ह्रस्व आ नहीं रहना चाहिए, और रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण। दूसरा उदाहरण करते हैं। गौर धन अयन, गौर धन अयन। गौर कहां से आया? यह है गौ शब्द, ठीक है ना। गौ को एक वचन में कहने के लिए हमने लगाया गौ नहीं, गौस, सॉरी, गौस। सुविभक्ति लगाया, सुप्रत्यय। सुप्रत्यय में क्या है? उ है, उ की उपदेश जो नासिक से इस संज्ञा हो गई, खत्म हो गया, क्या बना? गौस, ठीक है, गौस हो गया। और ये पद है प्रथमा एक वचन का, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का पद है गौस, इसके बाद भी पद ही। तो सूत्र कह रहा है कि सशुरु कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में आए हुए सकार को रु आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा? गौ रु धन अय, ठीक है, गौ रु धन अय। रु में क्या है? उ है, उ की संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं जी? वो क्या नाम है? उपदेश जो नासिक से ये संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा? र बचेगा, ये संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? र, गौर धन अय, ये स्थिति आ गई। अब फिर वही बात है कि रा के पहले क्या है? ह्रस्व आ है? नहीं है। रा के बाद क्या खर प्रत्याहार का वर्ण है? नहीं है, इसलिए वो दोनों संधियां नहीं आएंगी। फिर होगा क्या? यह रा जो है रा ही रहेगा, तो क्या बनेगा? गौ रा आ में मिल गया ना, पूरा हो गया, गौरयम, ठीक है ना, गौरयम। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पाशैष धन बंध, पाशैष बद्ध, बंध है या बद्ध? क्या बद्ध?
पाशैश बद्ध। पाशैश कहां से है? ये है तृतीया बहुवचन का रूप, बनेगा पाश, ठीक है ना, और इसमें भिष विभक्ति लगेगी, ठीक है, पाश धन भिष। तो इसको आदेश उद्देश हो करके यहाँ स शेष बच रहा है ना, और ऐसे बनेगा पाशैश, ठीक है, पाशैश बन गया। और उसके बाद क्या आया? बद्ध, ठीक, ये भी पद हो गया और ये भी पद हो गया, ठीक है। तो सर जो शुरू आएगा वो कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में आए हुए सकार को हम रू आदेश कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ? पा शय रू धन बद्ध, ठीक है। रू में उकार की संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा? पा शय र धन बद्ध। अब बद्ध देखिए क्या खर प्रत्यय आता है? नहीं है। खर प्रत्याहार में पहला दूसरा वर्ड और तीनों सा आते हैं। र के पहले क्या ह्रस्व आ है? नहीं है। तो होगा क्या? ये र जो है र ही रह जाएगा, तो बनेगा पाशैर, ये जो र है इसके ऊपर चला जाएगा पाशैर बद्ध, ठीक है। उदाहरण समझ में आया कि नहीं? दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे निस धन धनम, निस धन धनम। यहाँ स जो है पदांत सा है और इस सा को क्या हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा, क्या बनेगा? नि रू धन धनम, ठीक है जी। अब रू में उकार की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, क्या बनेगा? नि र धन धनम, ठीक है। क्या र के पहले ह्रस्व आ है? नहीं। र के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है? नहीं। तो होगा क्या? यह निर्धनम में जो र है फिर र ही रह जाएगा, रू बन जाएगा, र ऊपर चला जाएगा, धा के निर्धनम। समझ में आया जी? तो आज आपकी छोटी सी संधि थी, ऋतु संधि। सूत्र था इसका षष्ठ स्वरूप। षष्ठ स्वरूप कहता है किसी भी पद के अंत में यदि सकार आए या सचुज शब्द का शकार आए तो उस स को हम रू आदेश कर देते हैं, रू में ऊ की संज्ञा हो जाती है। और अगला है कि अगर र के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं आए और र के पहले ह्रस्व आ न आए तो वह र ही रह जाता है। इस र को र रह जाना ही क्या है? ऋतु संधि। अगर र को उ हो जाए या विसर्ग हो जाए तो ऋतु संधि नहीं रहती है। ऋतु संधि इसका क्या क्यों नाम पड़ा? स को रू हो जा रहा है और रू को र और र शेष बच रहा है, र के जगह पर कोई अन्य आदेश नहीं हो जा रहा है, इसीलिए इसको ऋतु संधि कहते हैं। तो तब तक के लिए आपको शुभ संध्या। हमारा चैनल संस्कृत धारा 2.0 आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय संस्कृत।